एक चीज कॉमन थी ना 30 देशों में, ट्रैफिक जाम। ऐसा फील आया, मुंबई भाषा में कहते हैं कुछ तो लोचा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग मुझे सोलर के नाम से जानते हैं, पर मैं हमेशा बोलता हूँ सोलर एनर्जी उपयोग करने का पहला नियम है सोलर एनर्जी का उपयोग मत करें। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका नाम एनर्जी स्वराज के साथ सिनोनिम है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी की, फाउंडर ऑफ एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, और लोग इन्हें सोलर गांधी के नाम से भी जानते हैं। सर ने यह प्रण लिया है कि वो 11 सालों तक अपने घर नहीं जाएंगे, अपनी इस सोलर पावर्ड बस से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। सब लोग इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, ग्लोबल। तो सोलर टेक्नोलॉजी पर्यावरण का सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉफिट का तरीका है। तो ब्लाइंड यूज ऑफ सोलर भी सॉल्यूशन नहीं है, ती सर्वत्र वर्जित और मनुष्य की फितरत है तो अति भी। इस समय हम सारे मनुष्य लोग मिलके 1.8 धरती के बराबर रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं। 1.8 और धरती 1 है। तो कैसे होता है? डिप्लीशन, पॉल्यूशन, ओवर कंजम्पशन। भारत में कहता ना, जितनी चादर हो उतनी फेर फैलाना चाहिए। आपको होता है ब्रश करना बहुत खतरनाक काम है, टूथब्रश मैन्युफैक्चर करना, टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर, सब पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट, ये सब मतलब कार्बन एमिशन किया। 25% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन इज बिकॉज ऑफ फूड। पता है? खाना इतना खतरनाक है मनुष्य का। अब 2 डिग्री क्रॉस होने के लिए 20 से 25 साल, मतलब 2045 से 2050 होते होते क्लाइमेट इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो 2070 तक नेट जीरो करके क्या करोगे? 89.9% लोगों को लगता है बेल कभी तो दूध देगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो। जिस सोच ने, जिस बुद्धि ने जिस समस्या को खड़ा किया है, उसी सोच से, उसी बुद्धि से उसको हल नहीं कर सकते। हाँ। वेलकम बैक टू द क्लाइमेटो टीवी पॉडकास्ट। पार्ट 1 में हमने जाना क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक टेक्नोलॉजी या पॉलिसी का इशू नहीं है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफस्टाइल का इशू है। आज पार्ट 2 में हम उस अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच पर बात करेंगे। फाइनाइट रिसोर्सेस, इनफाइनाइट कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है। आज हम बात करेंगे कंजम्पशंस, चॉइसेस एंड डेली लाइफ के इम्पैक्ट पर, और ये भी समझेंगे कि सॉल्यूशंस सिर्फ सिस्टम बदलने में नहीं, खुद को बदलने में भी है। अगर आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज किसी और का प्रॉब्लम है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाइमेटो टीवी पॉडकास्ट पार्ट 2। अच्छा, एक सवाल आपके उस जवाब से रिलेटेड है। अगर कम्युनिटीज या एज अ पर्सन, मैं खुद या कोई भी खुद ही अपना पावर जनरेट करने लगे और इस मूवमेंट से इंस्पायर होके या खुद से सेल्फ इंस्पायर होके, तो क्या चेंज आएगा फिर ग्लोबल लेवल पे या अपने नेशनल लेवल पे? देखो, एक पहले तो समझना पड़ेगा, यस खुद करने से डेफिनेटली आएगा, पर उसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले इस समय धरती पर देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड अर्थ ओवरशूट डे। यस, है ना? यस। तो नॉर्मली हमारी साल भर की जितनी सैलरी है, यदि हम साल भर में खर्च करेंगे तो सस्टेनेबल रहेंगे। हाँ। साल भर की सैलरी 8 महीने में खर्च करेंगे तो अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। ठीक वैसे ही दुनिया में पृथ्वी की जितनी क्षमता है रीजनरेट करने की, 1 साल की जो क्षमता है उतना 1 साल में यूज करेंगे तो सस्टेनेबल रहेंगे, और कम में कर देंगे तो अनसस्टेनेबल रहेंगे। इस समय हम सारे मनुष्य लोग मिलके 1.8 धरती के बराबर रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं। 1.8 और धरती 1 है। तो कैसे होता है? डिप्लीशन, पॉल्यूशन, ओवर कंजम्पशन। ओके। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब तक ये 1.8 धरती के रिसोर्स के बराबर कंजम्पशन कर रहे हैं, उसको कम करके 1 धरती के बराबर न लेके आए, तब तक दुनिया की कोई ताकत, कोई पॉलिसी, कोई टेक्नोलॉजी वैसे भी काम नहीं करने वाली। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, कम विद इन। भारत में कहता ना, जितनी चादर हो उतनी फेर फैलाना चाहिए। तो जितनी बड़ी धरती उतना ही कंजम्पशन करना चाहिए, वरना मारे जाओगी, ठंड लगेगी। तो हम जो ओवर कंज्यूम कर रहे हैं उसको सबसे पहले कम करना पड़ेगा। इसलिए अवॉइड का पर्पस ही हुआ है। दुनिया भर में सस्टेनेबिलिटी के लिए लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? आर। बट मैं बोलता हूँ वो पुराने जमाने का फॉर्मूला है। आर बोलता रिड्यूस करो, अवॉइड करो ऐसा नहीं बोलता। आर बोलता रिसाइकल करो, मैं बोलता मत ही करो, उसको प्रोड्यूस ही मत करो, लोकल करो। जब वो तरीका होना चाहिए। आर पुराने जमाने का है, पर जितने भी लोग आर करके घूमते रहते हैं, बोलते रहते हैं ये करो, रिड्यूस करो। अरे पॉपुलैरिटी पे बात कर।
करो, सब ऑल्टरनेटिव में बात करते हैं बिना सर्कल फिक्स करे। फिक्स करें। भाई साहब आप सर्कल करते रहो, सर्कल मन को अच्छा है, मतलब आप कितना भी सर्कुलर कर लो, यदि आपने सर्कल ही फिक्स नहीं किया है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सस्टेनेबल नहीं बना सकता। तो इसलिए मेरी वोकैबुलरी में नेट जीरो, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सब कुछ काम के नहीं, ये यूज करना भी नहीं चाहिए, ये बहुत ही दुरुपयोग होने वाले टर्म्स है और इनको कोई मतलब नहीं है। एक लैंग्वेज में इसको ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं, शायद ये सुपर ग्रीन वॉशिंग है कि बस आप लोगों को दूर से अच्छे सपने दिखाते रहो और आप अपने बैक एंड पे अपनी चीजें चालू रखो। तो आपने जो प्रश्न था कि तो फिर लोग खुद से करने में, बिल्कुल मैंने कहा ना पूरी दुनिया एनर्जी का खेल। तो मेरा खाना खाना, मेरा कपड़े का पहनना, चाय का पीना, खाना, ट्रेवल करना, ये सब एनर्जी की रूप है। हाँ, है ना। तो एनर्जी तो चाहिए, खाना तो खाना है, गर्मी लगेगी तो पंखा तो चलाना है, पर एनर्जी का उपयोग करने का तरीका वो होना चाहिए AMG। अवॉइड करो, कर सकते तो, नहीं तो मिनिमाइज करो, और नहीं तो फिर जनरेट। अच्छा, एनर्जी मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल डीजल नहीं। मेरे बहुत क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, ब्रश करना, जो सुबह सुबह हम ब्रश करते हैं, आप करते हैं? बिल्कुल। आपको होता है ब्रश करना बहुत खतरनाक काम है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। तो वो कितना बड़ा पॉल्यूशन का सोर्स है पता नहीं, क्योंकि ब्रश करना मतलब टूथब्रश मैन्युफैक्चर करना, टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर करना मतलब एनर्जी, और अधिकतर एनर्जी कार्बन से आते, तो कार्बन एमिशन। फिर उसमें कार्डबोर्ड बनाना, वो महान लोग हैं, आधुनिक लोग, क्यों में नहीं खरीदेंगे, बढ़िया सुंदर सा पैकेजिंग होना चाहिए, तो उसके लिए वो मैन्युफैक्चर में एनर्जी। फिर आपका टूथपेस्ट भगवान जाने कहाँ बना है, आपके घर से कितने सैकड़ों हजारों किलोमीटर, आपको पता नहीं होगा। बिल्कुल। तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी। फिर उसको शॉपकीपर रखेगा, शॉपकीपर लाइट चलाएगा, पंखा चलाएगा, बिगड़े हुए लोग उसको AC मॉल में खरीदने जाएंगे, तो उसमें एनर्जी लगी, तो कार्बन एमिशन हुआ। फिर आप उसको लेने जाओगे, तो पैदल तो नहीं जाते आजकल, तो गाड़ी से लेने जाओगे, ब्लिंकिट करोगे, तो उसमें एनर्जी लगेगी। बहुत बड़ा साइकिल बनता जा रहा है सर अब तो। ये तो सिर्फ टूथपेस्ट की कहानी। हाँ, अभी अब मैं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ। एग्जैक्टली, तो वो हम कहाँ समझते हैं, सबको लगता है बिजली मतलब एनर्जी, नहीं। आपका जो ब्रश करना, ये वॉश बेसिन, नल, मोटर, गाड़ी, कपड़े, सोफा, फर्नीचर, सीमेंट, कंक्रीट, हर एक पेपर, नेपकिन, ये सब एनर्जी के लिए सोर्सेस है, और आपने इसको यूज किया मतलब कार्बन एमिशन किया। बिल्कुल। तो हम थोड़ा बहुत तो मन को बहलाने के लिए सोलर लगा लेंगे और बोलते हैं अब मेरे पाप धुल गए, अब मेरा काम हो गया। नहीं, इससे सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो आप जब को सबको एनर्जी के सब रूप को समझेंगे और उसको सब में भाग लेंगे, तब जाके आप क्लाइमेट को ठीक करेंगे, वरना मन को बहलाने के लिए आप करते रहो। हाँ, अब मैं भी समझने लगा हूँ ये कि हाँ, एक्चुअल में क्या आप विजन या किस चीज को लेकर के बात करते हैं। तो अवॉइड अब मैं अभी तक ये समझता था कि मैंने लाइट बंद कर दी तो मेरी तरफ से अवॉइडेंस फुलफिल हो गया। एक्चुअल में वो सिर्फ एक 0.001% ऑफ अवॉइडेंस है। बिल्कुल। तो हमने एक कैरेक्टर बनाया, उसका नाम है टूपी। हाँ, अच्छा। टूपी इज अवर लाइफ डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। ओके। TUPEE। सो क्या करना चाहिए, तो टूपी को जीवन में अपना। व्हाट इज टूपी? T इज ट्रेवल लेस। ओके। Because 20 to 25% global carbon emission is because of travel. U is use items wisely. तो everything has to be used wisely. Not like this, जो मैं देख रहा हूँ, no trees are cut. ये पेपर, ये नो भाई मत करो ना, पेपर हाथ में रुमाल लेके चलो आप। तो ये ट्री कट करने से ग्रीन वॉशिंग मत करो, तो उससे मन को मत बहलाओ ना। सो दैट इज नॉट वाइज यूज ना, कि आपने उसको ऐसा कर लिया और आप पेड़ बचा लिए। बिल्कुल है ना। मैं बहुत सारे लोग प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं, आप नया रोड बना लिया। मैं बोलता हूँ प्लास्टिक यूज ही क्यों किया, पहले वो सोचो। तो यूज आइटम्स वाइजली, एवरीथिंग दैट यू हैव यूज इट वेरी वाइजली। पी इज परचेज कॉशियसली। या आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप सिर्फ सामान नहीं खरीदते हैं, सामान के साथ में एयर पोल्यूशन खरीदते हैं, वाटर पोल्यूशन खरीदते हैं, ग्लोबल वार्मिंग खरीदते हैं, क्लाइमेट चेंज खरीदते हैं। तो कोई भी सामान खरीदा मतलब ये सब साथ में अच्छा दिखता नहीं है। हमें सिर्फ प्रोडक्ट नजर आता है, प्रोडक्ट के साथ में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ये दिखता नहीं है। तो परचेज कॉशियसली बिकॉज यू आर बाइंग मेनी अदर थिंग्स। फोर्थ है ईट केयरफुली। 25% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन इज बिकॉज ऑफ फूड। पता है? यस सर। खाना इतना खतरनाक है मनुष्य का, बताओ मनुष्य कितना खतरनाक हो गया, उसका जीवन ही खतरनाक है और उसका खाना भी इतना खतरनाक होता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। 25% ग्लोबल। तो ईट केयरफुली, आप जो खाते हो बहुत केयरफुली करिए। और आखिरी में एलिमिनेट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट।
TUPEE, ये 5 कैटेगरी में हमें हर दिन ध्यान देना है, तब जाके आप थोड़ा बहुत क्लोज टू सस्टेनेबिलिटी आएंगे। बहुत बढ़िया सर। पर हर कैटेगरी में AMG फिल्टर लगा दो, अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं तो मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? नहीं तो जनरेट कर सकते हैं लोकली। परचेज करना अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं तो मिनिमाइज कर लो, नहीं तो लोकल वाला प्रोडक्ट खरीदो। खाना अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो मिनिमाइज करो, नहीं तो लोकल वाला खाना बना के लोकल सीजनल रीजनल खाओ। सर फिर इस पूरे अप्रोच में कॉर्पोरेट वर्ल्ड अपने आप को कैसे फिट करे, क्योंकि वो तो मैक्सिमाइज तक ही बात करते हैं हमेशा। वेरी गुड। तो कारपोरेट वर्ल्ड वाले तो इंसान है ना, इंसान तो है, लेकिन हमेशा उनकी अप्रोच होती है कि मैक्सिमाइज, चाहे प्रॉफिट हो चाहे रिसोर्सेज हो, बढ़ाते रहो। तो मैं 3 प्रश्न है जिसका उत्तर न तो किसी मुख्यमंत्री के पास है न किसी प्रधानमंत्री के पास, और ये तीनों प्रश्न पूरे विश्व के लिए। अच्छा। ग्रोथ करना चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल। क्यों करना चाहिए? क्या पर्पस है ग्रोथ का? ग्रोथ का पर्पस मैं लोगों से पूछता हूँ, बोलते हैं सर ग्रोथ होने से प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है। इनके वेरी गुड। अच्छा, देश का GDP कब से बढ़ रहा है? जब से इकोनॉमी लिबरलाइज हुई 99 से बढ़ रहा है 3%, 4%, 6, 7, 9% तक बढ़ा है। तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि जब देश का GDP 5% बढ़े तो प्रॉस्पेरिटी 5% बढ़ी, तो लोगों के चेहरे की स्माइल 5% बढ़ना चाहिए। हाँ। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। स्माइल कम हो रही, हाँ डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, वाटर क्वालिटी खराब हो रही है, पानी की, सब कुछ तो उल्टा चल रहा है। तो फिर अच्छा क्या चल रहा है? GDP बढ़ा के तुम क्या करना चाहते हो? जो मूल्य, जो जीवन के मेन उद्देश्य हैं, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, सुख समृद्धि बढ़े, खुशहाली बढ़े, तबीयत अच्छी रहे, वो तो हो नहीं रहा, दिख नहीं रही है ग्राउंड। तो फिर GDP बढ़ाना ही क्यों? ये किसी को पता नहीं, पर सबको बढ़ाना है। बिल्कुल। ये तो पहला प्रश्न है। दूसरा, अच्छा बताओ, चलो ठीक है बढ़ाना है, मान लिया, चलो बढ़ाना है, कितनी बढ़ाना है? 5% बढ़ाएं कि 6% बढ़ाएं कि 7 की 10 की 12 की 15? ये भी किसी को पता नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा बढ़े। कितना बड़ा विशेषज्ञ इकोनॉमी का हो या प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री पूछा है बताओ कितनी बढ़ाना है, वो यही बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। कितनी बढ़ाना है किसी को पता नहीं, टारगेट नहीं है, वो नहीं। चलो ठीक है, मान लिया कि आपने कुछ नंबर दिया, कब तक बढ़ाना है, कब आपको मोक्ष मिलेगा? फिर उसका भी कुछ पता नहीं, कभी पता नहीं। भाई 10 साल और बढ़ाएं कि 20 साल और बढ़ाएं कि 50 साल 10 साल और बढ़ा। किसी को कुछ पता नहीं, पर सबको क्या करना है? GDP बढ़ाना है। जी तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जब बिना ब्रेक की गाड़ी चलाते ना, जी, तो क्या होता है? एक्सीडेंट होने लगे। और ये जो मनुष्य बिना ब्रेक की गाड़ी का, ग्रोथ नाम की गाड़ी पे बैठा हुआ है जिसमें ब्रेक नहीं है, मनुष्य प्रजाति का एक्सीडेंट या तो हो चुका है या फिर होने की तरफ बढ़ रहा है वो। अच्छा, आपके मूवमेंट को लेकर के सच है क्या कि आप एक सोलर पावर्ड बस में ही पूरे वक्त ट्रेवल करते हैं, उसमें कुछ और ऐसा फ्यूल या और कुछ यूज नहीं होता है? नहीं, एक्चुअली जब मैंने यात्रा चालू की तो मैं एक जरूरत थी कि रोज शाम को कहाँ सोएंगे। हाँ, वो 11 साल की यात्रा, बिल्कुल। और खाएंगे कैसे, और हर बार बाहर नहीं खा सकते। तो फिर मैं एक आइडिया है कि क्या बस को हमारा घर बना सकते हैं, जिसमें बेड हो, किचन हो, वॉशरूम हो, लाइब्रेरी हो, ऑफिस हो, टेम्पल है, गार्डन, ये सब मेरी बस में, और उसके ऊपर सोलर पैनल लगे। हाँ, और सोलर पैनल से ये सारे अप्लायंस चलते हैं, पर बस का इंजन सोलर पैनल पे नहीं चलता। ओके। वो नॉर्मल चलता है क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, पर अदरवाइज ये सब सोलर पे चलता है। मतलब उसको मूवमेंट के लिए सिर्फ सोलर की रिक्वायरमेंट है, बाकी इन हाउस जो एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं वो पूरी अपने रूफटॉप माउंटेड सोलर पे जाते हैं, ऑपरेट है। मूवमेंट के लिए डीजल की रिक्वायरमेंट। बिल्कुल। और इसको मतलब आप रूपरेखा कैसे तैयार करते हैं कि मैं आज यहाँ हूँ, कल मैं वहां जाऊंगा? इसके लिए क्या प्लानिंग सोचते हैं आप, या 5 साल हो गए हैं अपने आपको? हाँ, तो पहले क्या होता था, आपने एग्जीक्यूट किया? एक टीम होती है जो ये प्लानिंग करती है। एक हम दिशा फिक्स कर लेते हैं कि हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, ट्राई करते हैं कि रफ सीजन को अवॉइड किया जाए, तो बहुत समर में साउथ में ना जाया जाए, अच्छा, बहुत बारिश में नॉर्थ ईस्ट ना जाया जाए, ऐसा करके थोड़ा प्लान करते हैं। अभी तक तो प्लान कभी काम करता नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है। अब तो बिल्कुल नहीं काम करता। अब ऐसा होता है कि हर दिन 2-3 इनविटेशन आते हैं। अच्छा, कभी यहाँ से कभी वहां से, और फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो चूज करना पड़ता है। हाँ, कि ये छोड़े कि वो छोड़े। तो हाँ, फिर अभी वो जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरी बस गोवा में। अच्छा, तो अभी बड़ा बहुत मुश्किल होता है यार यात्रा सिक्योरिटी प्लान करना, समय निकालना। अभी यहाँ पर जो बेस्ट आउटकम निकलता है वहाँ चले जाता है। बहुत ही सही सर। आप लोगों से बात करते हैं, जैसे मैंने भी आज आपसे बात की तो मैं थोड़ा तो इंस्पायर हुआ, भले कुछ ना करूँ मैं कुछ शुरू करूँ। आपको लगता है कि लोग ये बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या वो आने वाले जीवन के लिए कुछ प्रेरित हो रहे हैं आपके विचारों से? नहीं, बिल्कुल हो रहे हैं। मतलब मेरी यात्रा को लगभग 5 साल हो गए और मैं अभी तक थका नहीं हूँ। हाँ,
इसका मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है। सही सर। तो अच्छा तो समझ तो रहे हैं, कम लोग हैं, मतलब उनकी संख्या कम है। पिछली बार एक इंदौर में ही एक इंटरव्यू किसी ने लिया, बोले सर आप इंदौर में आए, इंदौर में मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हो रही है, आपका क्या कहना है? तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा कि पहले ये बताओ कि ये जो मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हो रही है ये तुम्हारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? तो वो बोलते कि सर हंसदी बोली ये तो सौभाग्य में। अच्छा, मैंने कहा ये बताओ कि ये जो मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हो रही है इससे ट्रैफिक सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है? बोले सर बिगड़ रहा है। अच्छा, एयर क्वालिटी सुधर रही है कि बिगड़ रही है? सर बिगड़ रही है। अच्छा, क्राइम? बोले बिगड़ रहा है। अच्छा, ड्रग्स की स्थिति बिगड़ रही है? सब तो बिगड़ रहा है। तो मैंने कहा सिर्फ जमीन के भाव पर स्क्वायर फीट बढ़ने से तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अच्छा भला हो रहा है? यही गलत फहमी दुनिया की। उसको लगता है कि नहीं नहीं प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए तो सब अच्छा होगा। अच्छा हो। एक्चुअली क्या होता है ना, लोगों ने लाइफ क्या है वही नहीं समझा है, डेस्टिनेशन क्या है वही नहीं समझे। तो ये सब जानवरों जैसे भटकते रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको और मुझे पता है आज यहाँ से इंटरव्यू होने के बाद कहाँ जाना है, और एक गाय को यहाँ से छोड़ेंगे तो उसको नहीं पता कहाँ जाना है। वैसे ही हमारे लाइफ का एंड कहाँ है पता नहीं। तो मैं लोगों से हमेशा पूछता हूँ और उनको प्रेरित करता हूँ कि वो जाने, आप भी जाने, मरने के पहले का क्या प्लान है। यदि आपको मरने के पहले का प्लान नहीं पता है तो आप में और जानवर में ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर आप फुटबॉल जैसे इधर टप्पे खाओगे उधर टप्पे खाओगे, कोई ज़्यादा कमाओगे, बड़ी नौकरी करोगे, विदाउट नोइंग कि तुम्हें चाहिए क्या आखिर, व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम दिस। बिजनेस में सिखाया जाता है। बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले एग्जिट प्लान होता है ना। बिल्कुल। आपका एग्जिट प्लान तो लाइफ का होना चाहिए, इतना लाइफ करते हैं। तो चूंकि जो लोगों को लाइफ क्या यही नहीं पता, इसलिए उल्टे सीधे काम करते रहते हैं और क्लाइमेट हर साल बिगड़ते जा रहा है। वैसे आइडियली मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, ये मरने के पहले का प्लान वैसे होना क्या चाहिए, आप बताएं। वेल मेरे हिसाब से 3 स्टेज में इंसान जीता है। सबसे पहले तो वो सर्वाइवल डिजायर्स होती है। जी। मुझे सर्वाइव करना है, मुझे सर्वाइव करने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हाँ। विच इज गुड। टेक्नोलॉजी उसको हेल्प कर सकती है, पॉलिसी मदद कर सकती है। आदमी की जब एक बार ये डिजायर पूरी होती है तो नेक्स्ट डिजायर में जाता है, विच इज कॉल्ड थ्राइवल डिजायर्स। ये मैंने एक पिरामिड बनाया डिजायर में। तो थ्राइवल डिजायर, थ्राइवल में आदमी क्या चाहता है, थ्राइव करना चाहता है, मतलब पहले से जितना है उससे ज्यादा। अच्छा। तो पहले से ज्यादा बड़ी कार, पहले से ज्यादा बड़ा रिस्पेक्ट, पहले से ज्यादा मनी, पहले से ज्यादा अथॉरिटी, पहले से ज्यादा पावर, वो थ्राइवल मोड में रहता है। ठीक है। उसको पर वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो इन सब से खुशी डिराइव करना चाहता है अल्टीमेटली। तो हाँ, मटेरियलिस्टिक चीजों से खुशी ढूंढना चाहता है। पर आप और हम जैसे बिना आइसक्रीम खाए जी सकते हैं, पर फिर भी आइसक्रीम खाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है। तो जब आदमी को ये समझ में आ जाए कि अल्टीमेट मेरा पर्पस है अराइवल डिजायर्स, आई कॉल इट कि मुझे लव, पीस और जॉय, ये 3 ही चीजें चाहिए जीवन में। हर एक का एंड पर्पस यही होता है। यदि मैं सुंदर भी दिखना चाहता हूं तो उसका पर्पस तीनों में से एक होता है। कोई मुझे अच्छा कहे, कोई मुझे प्रेम करे, वो सबका पर्पस अल्टीमेटली 3 ही होता है। मुझे तो प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। तो वो मेरा अल्टीमेट एम है, वो मेरा गोल है, तो वो मेरी इच्छा होना चाहिए। और उसके लिए ये सब तामझाम की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि BMW वाला बहुत मस्त रहता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो ज्यादा अस्पताल जाता है। तो BMW होने से उद्धार हो जाएगा जीवन में? ये संभव नहीं। नहीं, उसका भी उद्धार हो सकता है, परंतु वो एक तरीका ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्टली भी खुश हो सकते हो। बिल्कुल। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि जीवन क्या है और उसको कैसे जिया जाना चाहिए। मतलब मेरे पास जो है, अगर मैं संतुष्ट हूँ उससे तो भी खुशी पाई जा सकती है। बिल्कुल, उससे भी खुशी पाई जा सकती है। और नहीं तो चाहतों का तो कोई अंत ही नहीं। भारत में हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट जॉय इन लाइफ कम फ्रॉम द डीपेस्ट मेडिटेशन। जीवन में सबसे गहरा आनंद सबसे गहरे ध्यान में आता है। और गहरे ध्यान में हम लोग क्या करते हैं, क्या करना पड़ता है सर? कुछ नहीं करना पड़ता है। कुछ भी नहीं करना। ऐसा थोड़ी कि एक तोले की सोने की चेन बैठोगे तब पहन के बैठोगे तब ध्यान नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कहते ना, जो सूट पहनों को प्रेस किया हुआ रहना चाहिए तब ध्यान, ऐसा नहीं। कुछ नहीं करना है। तो अल्टीमेटली जितना कम हम करेंगे उतने मजे में रहेंगे। बट सब लोग क्या करते हैं, जैसे सब लोग क्लाइमेट को कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ करके सॉल्व करना चाहते हैं। क्या करके? सोलर करके, नियम बना के, रेगुलेशन बना के, ये करके। और मैं बोलता हूँ क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन कुछ करना नहीं, कुछ ना करना है। भाई आप एक जोड़ी कपड़े खरीदने वाले थे, मान लो आपने डिसाइड किया नहीं खरीदेंगे। हाँ। तो एक जोड़ी कपड़े के पीछे जो 10,000 लीटर पानी वेस्ट होता है, जो 20 किलोग्राम कार्बन एमिशन निकलता है, जो 1-2 किलोग्राम फर्टिलाइजर, वो तो बच गए ना। बच गया। तो आपने कुछ ना करके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। जब भी
ये मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है, और भी लोग शायद इसी, ये क्या पता जानते भी हैं, सोचते कि नहीं। जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है ना, लोग खुद को छोड़ के दूसरों पे देखें। हाँ वो कॉर्पोरेट्स को देखेंगे, वो गवर्नमेंट्स को देखेंगे, वो अपने पॉलिटिकल लीडर्स को देखेंगे, तो वो एज अ पर्सन फिर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बची जब आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो। इस एक्चुअली क्या उसको किसी ने समझाया नहीं। पर अभी जब मैं लेक्चर में मैंने लोगों से पूछा कि बताओ क्लाइमेट चेंज किसने किया है, हाँ, तो सबने कहा मनुष्य ने किया है। मैंने कहा अच्छा, मैं तो हमेशा हर होशियार आदमी से पूछो जो पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है, उससे जी। पूछो क्लाइमेट चेंज किसने किया, बोलेगा ह्यूमंस ने किया, मैंने थोड़ी किया है। तो मैंने ग्रुप से पूछा अच्छा बताओ आप लोग इंसान हो क्या, हाँ, तो बोलते हाँ। तो फिर मामा ने बताओ क्लाइमेट चेंज किसने किया, तो बोले हमने किया। मैंने कहा नहीं, गलत, हमने नहीं किया, हर उस व्यक्ति ने किया है जो एनर्जी या मटेरियल का उपयोग करता है, तो हर व्यक्ति करता है। हाँ, तो एक्चुअली सही उत्तर है मैंने किया। पानी खराब किसने किया, मैंने किया, क्योंकि मेरे कपड़े खरीदने से पानी खराब होता है ये लोगों को पता नहीं, बड़ा है। मेरे व्हाट्सएप मैसेज भेजने से पॉल्यूशन होता है ये लोगों को पता नहीं, मेरे एलपीजी पे खाना बनाने से पॉल्यूशन होता है, मेरे गाड़ी चलाने से होता है, मेरे गाड़ी खरीदने से होता है। तो मैं जिम्मेदार हूं, ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो एनर्जी मटेरियल का उपयोग करता है वो जिम्मेदार है, चाहे वो अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, यंग हो, ओल्ड हो, छोटा हो, बड़ा हो, गांव का हो, शहर का हो। 8.3 बिलियन लोग क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हैं। तो जब इंसान, और मेरे लेक्चर में समझाता हूँ, जब ये पूछता हूँ कि अच्छा तो फिर क्लाइमेट को ठीक किसको करना चाहिए, तब बोलते हैं मुझे करना चाहिए। वरना सबको लगता है सरकार ने बिजली बनाई है, बटन तो आपने और मैंने दबाई है ना। इंडस्ट्री ने कपड़े बनाए या प्रोडक्ट बनाए, पर खरीदा तो मैंने। बिल्कुल। फिर लोग बोलते नहीं नहीं सर पॉलिसी बनाना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ देखो बाजार में पॉइजन मिलता है, बोले हाँ, तो खरीद के पीते हो, उसके लिए तो नियम नहीं बना। तो पॉइजन खरीदना है कि नहीं खरीदना है तो तुम डिसाइड करते हो ना, सही है। क्या खरीदना है तुम डिसाइड करते हो, तो सरकार कैसे जिम्मेदार हो गई। तो ये जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना जल्दी क्लाइमेट को ठीक कर पाएंगे, वरना सिर्फ हम रोते रहेंगे कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। एक्चुअली मैं जिम्मेदार है और मुझे ही ठीक करना है। मैंने आपका एक डॉक्यूमेंट देखा, तो उसमें मुझे एक नंबर मिला कि आप सम 4,10,000 लोगों से मिल चुके हैं। तो पॉलिटिकल लीडर से भी मिलते होंगे, तो आप अपना सोच, अपनी विजन को जब उन्हें बताते हैं, उनकी क्या अप्रोच रहती है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वो किस बारे में सोच रहे हैं, और इंडिया को कैसे वो सोच रहे हैं। क्या वो सोचते हैं कि इंडिया, हम पॉपुलेशन को एजुकेट करेंगे इस फॉर्म में, इस तरह? नहीं, नहीं। मतलब मैं तो पॉलिटिकल क्लास की समझ से ही मानता नहीं उसको। अच्छा। मैं मानता हूँ उसमें 6 पी हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, या जिनको ये समझ नहीं है। पहला तो पेरेंट्स, पेरेंट्स को कोई होश नहीं, उन सबको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। भले ही वो ठीक से श्वास न ले सके, भले ही वो ठीक से पानी न पी सके, उसको इंजीनियर जरूर बनना चाहिए। अरे भाई साहब को जीने तो दो, उसको बेचारे को बिल्कुल। जीने लायक तुम उसको हवा पानी मिट्टी तो ठीक से दे दो। नहीं, उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर और लॉयर बनाना है। तो पेरेंट्स को पता नहीं। दूसरा, प्रोफेसर्स को भी पता नहीं। ऐसे प्रोफेसर जो सस्टेनेबिलिटी पढ़ाते होंगे, जो एनर्जी पढ़ाते होंगे, क्लाइमेट पढ़ाते होंगे, वो इक्वेशन तो अच्छी लिख लेते हैं, पर उसी एनर्जी का मेरे जीवन में क्या उपयोग है, उसका कितना परिणाम होता है, और मैं कैसे जीना चाहिए वो नहीं बताते, या अनुभव नहीं कराते बच्चों को। तीसरा, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हैं, उनका भी इसको विषय को समझ कम होती। चौथा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो नीति आयोग के लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो भी ठीक से समझते हैं, क्योंकि वो पॉलिसी बनाते हैं जो ग्रोथ में पुश करती है। पांचवा पी होता है पॉलिटिशियन, वो अलग ही दुनिया में चलते हैं। और छठा पी होता है प्रेस, न तो प्रेस को पता है कि सही प्रश्न क्या है, क्या है। वो भी इसी में खुश होते हैं। 2000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा दिया, अरे तो ये 3.5% ही तो है। ये जो रोजमर्रा का जो कार्बन एमिशन होता है इस पे ध्यान नहीं जाता है। थोड़ा सोलर लगा लिया, इतने तो वो पेड़ लगा दिया तो काम हो जाता है। तो 99.9% लोग इस विषय को नहीं समझते, इसलिए वो जो करते हैं उससे सॉल्यूशन में नहीं होता। यूनाइटेड नेशन या UNFCCC की जो बैठक होती है, कॉप, इन्होंने मैकेनिज्म बनाया, आपने एक नाम लिया था पेरिस एग्रीमेंट या क्योटो प्रोटोकॉल। तो इन्होंने उस समय टर्म दी थी कार्बन क्रेडिट। वो आपको लगता है कि वो अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर पा रही है, या उसमें भी कुछ बाईपास के रास्ते? बिल्कुल नहीं। ऐसे मतलब ये जो मतलब पूरी दुनिया की समस्या क्या है कि हम चाहते हैं कि कुछ करके सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो फाउंडेशन ही गड़बड़ है। गड़बड़ है। ये डिजाइन जो पेरिस एग्रीमेंट ये सबका फाउंडेशन। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट का ओवरऑल आइडिया अच्छा है कि सब लोग मिलके अपना कार्बनेशन 45% कम करेंगे 2030 तक। दैट्स वेरी गुड। बट ट्रूथ क्या है, हर साल कार्बनेशन बढ़ते जा रहा है, 1% ऑलमोस्ट। तो ये जो
तरीका है इसको इम्प्लीमेंट करने का, दैट वो बहुत इनफेक्टिव है। और मैं खुद एक यूएन के इसमें पार्टिसिपेट किया था, और मैंने देखा बाकी साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर भी लगभग वैसा ही सोचते हैं कि हम टेक्नोलॉजी से सॉल्व करेंगे, हम पॉलिसी से सॉल्व करेंगे। एक बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, E.F. शूमाकर उसके ऑथर हैं, इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश ब्रिटेन के थे। उन्होंने 1973 में लिखा है, ये सेड कि ये डिफिकल्ट होता है ये करेक्शन, एनवायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज करेक्शन डिफिकल्ट लगता है। क्यों? बिकॉज एवरी गवर्नमेंट वांट्स टू सॉल्व इट फॉर द पीपल, नॉट बाय द पीपल। सब सरकारों को लगता है कि वो जनता के लिए सॉल्व करेगी, जनता के द्वारा नहीं। तो आपका फाउंडेशन और अप्रोच ही गलत है, वो नहीं होगा, आप कितना भी कर लो। तो ये लोगों की समस्या लोगों के द्वारा खड़ी की गई। क्यों? हर कंजम्पशन से कार्बन एमिशन होता है, तो हर कंजम्पशन में हर व्यक्ति जिम्मेदार है। तो जब तक आप हर व्यक्ति को ऑन बोर्ड नहीं लेके आओगे, तब तक आप किसी पॉलिसी टेक्नोलॉजी से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये पत्थर पे लिखा हुआ है, आप जितना जल्दी इसको पढ़ लोगे उतना ठीक रहोगे, वरना आपके देखते ही देखते क्लाइमेट आंखों के सामने बदल रहा है, हर साल कितना खराब होते जा रहा है, और ये समय हाथ से निकला जा रहा है। अभी जो रिसेंट आपने एक फाइनाइट अर्थ मूवमेंट शुरू किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है ये, क्या फोकस करेगा? तो मैंने कहा ना, कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से नहीं कर सकते, तो ये सब पैरासीटामोल है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है सत्य को पालन करना। अच्छा, यदि हम सत्य को पालन करेंगे तो डेफिनेटली सस्टेनेबल हो जाएंगे। और सत्य क्या होता है? जो समय के साथ नहीं बदलता है ना, जैसे हमारा शरीर बदलता है हमेशा, तो ये सत्य नहीं है। भारत दर्शन में उसको सत्य जो बदलता है वो सत्य, ये बिल्डिंग सत्य नहीं है, क्योंकि 100 साल बाद गिर जाएगी। अच्छा, तो जो समय के साथ ना बदले वो सत्य है। ओके। तो 2 और 2 4, ये समय के साथ नहीं बदलेगा। आप चांद पे जाओगे तो भी 4 ही होगा, आपका जीडीपी बढ़े तो भी 4 होगा, जीडीपी घटे तो भी 2 और 4। ऐसे एक और सत्य है जो बदलता नहीं है समय के साथ, वो ये है कि आपका साइंस बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी बढ़ सकता है, इकोनॉमी बढ़ सकता है, परंतु धरती का साइज नहीं बढ़ सकता, और मिनरल्स नहीं बढ़ सकते, हाँ, और मिट्टी नहीं बढ़ सकती। नहीं बढ़ सकती। तो अलमारियों में कपड़े कैसे बढ़ते हैं? तो गाड़ियों की संख्या कैसे बढ़ती है? तो बिल्डिंगों की संख्या कैसे बढ़ती है? ये सबको पूछना चाहिए और इसका जवाब मांगना चाहिए। भाई सब कुछ धरती से आता है ना, धरती से आ रहा है ना। बिल्कुल। मनुष्य की तो औकात नहीं है कि एक्स्ट्रा एटम पैदा कर सके, हाँ, है ना, जो है फिक्स है। हाँ। तो जो है वो फिक्स ही है। तो तुम कहाँ बढ़ बढ़ के जा रहे हो? तुम्हारा ग्रोथ कैसे हो रहा है? ये प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है? ये जब सत्य को पहचान लेंगे कि धरती सीमित है, इसके सारे संसाधन सीमित है, तो जरूरतें सीमित ही हो सकती है। इसको बाईपास नहीं कर सकते आप, इसको साइंस टेक्नोलॉजी मतलब इसको ओवरकम नहीं कर सकते। आपको लिमिट करना ही पड़ेगा यदि धरती पर बने रहना है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मैं बस में रहता हूँ, आप भी बस में रहोगे तो बने रहोगे, नहीं तो नहीं बने रहोगे। डायनासोर एक दिन थे, चले गए। ये ऐसा ना हो कि 3-4 हजार साल बाद एक नई प्रजाति आए और कहे एक समय में इंसान हुआ अगर। और अभी स्थिति में हम जी रहे हैं और जिस रोड पे जा रहे हैं, आई गारंटी कि वो होने वाला है। सही। और मैंने कभी किताब लिखी है, आप जरूर उसके बारे में चर्चा करें। क्लाइमेट चेंज के ऊपर किताब लिखी, पेंगुइन उसको पब्लिश कर रहे हैं। ओके। उसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2100। अच्छा, मतलब ये सदी के अंत तक थ्राइव और सर्वाइव, 2 ही रास्ते हैं, या तो थ्राइव करेगा या सर्वाइव करने के लिए आदमी परेशान होगा। और ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में मैंने चर्चा की है। 2100 आते आते ये प्रश्न, मनुष्य जीवन का अस्तित्व बचेगा या ना बचेगा, कितना उचित प्रश्न है, कितना सॉलिड है, कितने लोग बचेंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या बंकर्स में जी रहे होंगे, ये सारे। अब ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पुराना हो गया है, मतलब ये समय चला गया। अब ये प्रश्न है कि मनुष्य जीवन बचेगा या नहीं बचेगा, ये सर्वाइवल का प्रश्न है। और इसलिए सब काम छोड़ के इस पे ध्यान नहीं दिया तो फिर सर्वाइवल ही मुश्किल होना। हाँ, मतलब अब बात हमारी सभ्यता पे आ चुकी है कि हम रहने वाले हैं भी कि नहीं कुछ समय बाद। तो जो फाइनाइट अर्थ मूवमेंट है उसका पर्पस ही ये सत्य के दर्शन कराना कि भाई सीधी सी बात है, कुछ मत करो, सीमित धरती है, जरूरत है सीमित कर लो। बिल्कुल। क्यों सीमित कर लो? देखो मैंने अपने शर्ट पे लिखा है, क्यों? क्योंकि आई कैन अफोर्ड बट नेचर कैन नॉट। मतलब मेरी और आपकी सैलरी बढ़ सकती है, हाँ, मेरा और आपका बिजनेस बढ़ सकता है, मेरी और आपकी कमाई बढ़ सकती है, इसका मतलब हमारे खरीदने की क्षमता बढ़ सकती है, पर धरती के सप्लाई करने की क्षमता बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती, वो तो वो फिक्स्ड है। तो इसलिए कम करो क्योंकि धरती सीमित है, मैं तो खरीद सकता हूँ। तो जब तक हम इस सत्य को नहीं पहचानेंगे, ये जो जितने भी हम काम करते हैं, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, ये सब
कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब वो एक्चुअल में विजन ये है कि ये सभी की ही जिम्मेदारी है, ना अमीर ना गरीब, कोई इसमें अलग नहीं है, सब की एट द पॉइंट ऑफ ह्यूमन सब बराबर हैं और सबको ही अपना अपना पार्ट प्ले तो करना चाहिए। अच्छा, कहीं जो विशेषज्ञ होते हैं सस्टेनेबिलिटी या क्लाइमेट चेंज, वो लगता नहीं वो अमीर आदमी करे, नहीं अमेरिका वाला पहले करे, यूरोप वाला पहले, होता है सब कंट्रीज को लेकर हाँ। कि आप पहले फंडिंग दो हमें तो हम अपना कुछ करेंगे। पर मैं हमेशा मानता हूँ कि एक गरीब आदमी है, एकदम गरीब आदमी जो एलपीजी पे खाना बनाता है, तो कार्बन एमिशन तो करता है। बिल्कुल। तो यदि वो हम उसको इतना सिखा दें कि यदि उसने दाल और चावल को 3 घंटे 2 घंटे पहले पानी में सोख लिए तो उसका गैस कम लगेगा, तो कार्बन एमिशन कम होगा। तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी कार्बन एमिशन करता है और एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी कार्बन एमिशन को बचाने में मदद कर सकता है। इसलिए आपने सही कहा, ये सब लोग 8.3 बिलियन लोग इसके जिम्मेदार हैं और 8.3 बिलियन लोगों को ही भाग लेना पड़ेगा। ये सरकारों के माध्यम से, नियम कानून से ठीक होने वाला नहीं। मतलब सॉल्यूशन भी पब्लिक के पास, सॉल्यूशन भी एक्ट उसी को करना पड़े। बिल्कुल। अब मैं समझ। सर, इतनी हमने बहुत सारी जानकारी वाली बातें की और आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से, क्लाइमेटो के माध्यम से आम जनता को, जिसको एक्चुअल में जिम्मेदारी है ग्राउंड पे काम करने की, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, हो चुका है, बल्कि एक्सेलरेट हो रहा है। हर साल ठंड की स्थिति, बारिश की स्थिति, गर्मी सब बदल रही है और हमारी आंखों के सामने बदल रही। हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि इसका मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे हर दिन के कंजम्पशन से, मेरे ब्रश करने से लेके व्हाट्सएप मैसेज से कपड़े खरीदने, उसके कारण कार्बन इमिशन होता है, जिससे क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो हर व्यक्ति जो धरती पर जीता उसका जिम्मेदार है। हर व्यक्ति को ही इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे? एक सत्य को पालन करके, जब हम धरती की सीमितता को समझेंगे और सीमित धरती पर जरूरतों को सीमित करेंगे, तो मेरे ख्याल से हम ऑटोमेटिकली एक सस्टेनेबल जीवन जिएंगे। और भारत में गायत्री परिवार में कहते हैं, हम बदले तो जग बदलेगा। हम सब अपने लेवल पे बदलेंगे तो पूरा भारत, पूरा विश्व एक साथ परिवर्तन ला सकता है और हम इस धरती को एक जीने लायक धरती बना सकते हैं। वरना जिस स्थिति में हम खड़े हैं, जिस स्थिति बन रही है, मेरे ख्याल से आने वाले बच्चों को बहुत कठिन जीवन जीना पड़ेगा। खाना और पानी का भी कठिनाई हो सकती है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। 2 डिग्री जब क्रॉस हो जाएगा तो इरिवर्सिबल हो जाएगा और 2 डिग्री जाने में सिर्फ 20-25 साल का समय बाकी है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये आर या पार की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। और आज से हर काम छोड़ के सबसे पहले कैसे कंजम्पशन को कम किया जाए। हम जो 1.8 धरती के बराबर के संसाधन को उपभोग करते हैं, उसको 1 धरती के बराबर कैसे किया जाए। अच्छा, कंजम्पशन कम करने के लिए ना पैसा चाहिए, ना टेक्नोलॉजी चाहिए, ना टाइम चाहिए। तो कहने का मतलब कि हर व्यक्ति इस फाइनाइट अर्थ मूवमेंट में जुड़ सकता है, अपनी जरूरत को सीमित कर सकता है और सत्य का पालन करेंगे और धरती के साथ में, धरती की सीमाओं के अंदर रहेंगे, तो इस धरती पर बने रहेंगे। इतना ही कहना चाहूंगा। नमस्कार। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोलंकी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का ये हमारा डिस्कशन सच में बहुत ही प्रोवोकिंग और थॉटफुल था, जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट इम्पैक्ट पर बात की। और आई एम श्योर हमारे इस डिस्कशन का हमारे व्यूअर्स पर भी बहुत अच्छा असर होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके डिस्कशन के बाद मेरे भी विचारों में कुछ चेंज आया है, कुछ बदलाव आया है। तो हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे ऑडियंस में से भी कुछ लोगों के विचार बदलें और वो अपने लेवल पर ही क्लाइमेट एक्शन से जुड़े इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाएं। आज के इस डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लाइमेटो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट ऑन द क्लाइमेटो टीवी।